Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of gram negative rods in TARIC. प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने ग्राम नेगेटिव रॉड्स इन टैरिक का ओवरव्यू पढ़ लिया था और हमने लास्ट से बैक्टीरियोइड्स प्रोवटीला को कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे पैथोजन को पढ़ने वाले हैं जो एंटेरिक ट्रैक से बाहर पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर पहला ग्रुप है जिसका न्यूमोनिक है केस KES, दूसरा होगा PPM और तीसरा सूडोमोनास जो एंटीडियो बैक्टीरियासी वाली फैमिली से बिलोंग करता ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लैप्सिला, एंटीडोबैक्टर एंड सीरेशिया वाली ग्रुप से। ये ऑर्गेनिज्म अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होते हैं जिसका इम्यून सिस्टम एक मरतबा खराब हो गया, जिसको एड्स का इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस के अंदर बीमारी फैलाएगी और इनकी बीमारी के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है नोजियोकोमियल, हॉस्पिटल एक्वाइड निमोनिया करवाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवा देते हैं ये वाले। ठीक हो गया। तो जो ऑर्गेनिज्म है निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अलावा जो क्लैप्सिला इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन करवा सकता है। ठीक हो गया, हॉस्पिटल से बाहर। इनके प्रॉपर्टी को देखते हैं कि जो क्लैप्सिला निमोनियाई, एंटीरोबैक्टर क्लोकाई और सीरेशिया मार्किंसेंस ये वो स्पीशी है जो ह्यूमन इन्फेक्शन करवाते होते हैं। नॉर्मली ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा क्लोन के अलावा सॉइल और वाटर के अंदर भी पड़े हुए होते हैं। क्लैप्सिला निमोनियाई के पास एक लार्ज पोलरसैकेराइड कैप्सूल होता है जिसकी वजह से इसकी कॉलोनी म्यूकॉइड अपीयरेंस होती है, जबकि सीरेशिया मार्किंसेंस के अंदर रेड पिगमेंटेड कॉलोनीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर। अब इन तीनों ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो क्लैप्सिला निमोनियाई है जो कि नॉन अपॉर्चुनिस्टिक प्राइमरीली होता है, प्राइमरी पैथोजन होता है। इसकी वजह ये है कि इसके पास एंटीफैगोसिटिक कैप्सूल है। इस एंटीफैगोसिटिक कैप्सूल की वजह से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल से बच जाएगा। ठीक हो गया। तो ये प्राइमरी पैथोजन की अगर बात करते हैं तो आपने क्लैप्सिला निमोनियाई की बात करनी है और क्लैप्सिला निमोनियाई को इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एजिंग है, दूसरा क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज है, डायबिटीज़ है, अल्कोहलिज्म है। इन कंडीशन के अंदर क्लैप्सिला का इन्फेक्शन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। जो एंटीरोबैक्टर और सीरेशिया इनके इन्फेक्शन नोजियोकोमियल होती है, हॉस्पिटल वाले पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, स्पेशली इन्वेसिव प्रोसीजर में। फॉर एग्जांपल इंट्रावीनस कैथेटर में जिसको IV लाइन बोलते हैं, रिस्पिरेटरी इंट्यूबेशन में, यूरिनरी ट्रैक मैनिपुलेशन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। और एक और केस बताया हुआ है कि जो सीरेशिया का नमूनिया है ये उन जगहों पर जहाँ पे वाटर कंटेमिनेट होता है, फॉर एग्जांपल रिस्पिरेटरी थेरेपी डिवाइसेस वाले केस के अंदर, तो वहाँ पर आपको सीरेशिया मार्किसेंस वाला इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। यानी इन शॉर्ट जो सीरेशिया मार्किसेंस है वो वाटर की कंटेमिनेशन है, जबकि एंटीरोबैक्टर और सीरेशिया ओवरऑल मिला के इंट्रावेनस लाइन, रिस्पिरेटरी इंट्यूबेशन और यूरिनरी ट्रैक डिवाइसेस के केस में देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फाइंडिंग को अगर अंडरलाइन करते हैं तो क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर क्या होता है, क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, निमोनिया देखने को मिलेगा, लेकिन ये इस तरह से होता है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ये किसकी वजह से हुआ है, एंटीरोबैक्टर की वजह से हुआ या सीरेशिया की वजह से हुआ है, क्लैप्सिला की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट ये है कि अगर आप क्लैप्सिला की कॉलोनी को कल्चर करते हो तो फिर आपको म्यूकाइड ब्लडी स्प्यूटम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं करंट जेली स्प्यूटम, और जिसकी वजह से आगे नेक्रोसिस और एब्सेस हो सकती है। क्लैप्सिला के निमोनिया के अलावा कुछ और स्पीशीज भी होती हैं, फॉर एग्जांपल क्लैप्सिला उजानी और क्लैप्सिला राइनोस्क्लेरोमेटस। अब ये उजानी ने एट्रोफिक रिनाइटिस करवाना है, जबकि ये वाली ने राइनोस्क्लेरोमेटस ने नोज के अंदर डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमा करवाना है, नोज और फेनिक्स के अंदर। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर करते हैं तो फिर लैक्टोज के फर्मेंटेशन वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये वाले क्या होते हैं, अगर आप इस डायग्राम की तरफ आओ तो यहाँ पर जो सीरेशिया था ये किस कैटेगरी में आता था, स्लो फर्मेंटर वाली कैटेगरी के अंदर आता था। और लैक्टोज की फर्मेंटेशन करने के लिए आप जो मीडियम यूज करते हो वो मैकोनकी आयोसिन मिथाइलिन ब्लू वाला होता है। ओके, जो सीरेशिया है वो लेट फर्मेंटर है, ऊपर वाले दो फर्मेंट करते नहीं है। ठीक हो गया। और इनके लिए स्पेसिफिक बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। इस तरह आपको ये पता है कि करंट जेली लाइक स्प्यूटम होता है, म्यूकॉइड कॉलोनी क्लैप्सिला की होती है, रेड पिगमेंटेड कॉलोनी होती है सीरेशिया की होती है। ट्रीटमेंट हमारी किसी काम का नहीं है। अब चलते हैं प्रोटीज प्रोविडेंशिया की तरफ। ठीक हो गया। ओके, जो प्रोटीज प्रोविडेंशिया वाले ग्रुप में अब ये ऑर्गेनिज्म इनको हम दूसरे मेंबर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंजाइम कॉल्ड फिनाइलएलेनिन डिएमाइनेज। ठीक है, फिनाइलएलेनिन डिएमाइनेज और एक एंजाइम यूरिएस, इनकी बिना पर हम इनको दूसरे मेंबर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूरिएस भी प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीज वाले, स्पेसिफिकली प्रोटीज वाले। ओके, और जो कहती है कि जो प्रोटीज है इनकी स्वार्मिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है, जिस तरह ये वाली मोटिलिटी इसको बोलते हैं स्वार्मिंग मोटिलिटी। जो प्रोटीज के सेल वाल एंटीजन है जैसे फॉर एग्जांपल OX2, OX19 और OX5, ये हमारे जो रिकेट्सिया के एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीज के एंटीजन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन केस ऑफ रिकेट्सिया। इस टेस्ट को बोलते हैं हम व्हील
फेलिक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, व्हील फेलिक्स रिएक्शन के प्रोटीएस के एंटीजन को यूज करना फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिकेट्सिया। ओके, कहते हैं कि माजी में हमें 4 इंपॉर्टेंट प्रोटीएस की स्पीशीज देखने को मिलती थी और 4 में प्रोटीएस मॉर्गेनी जिसको मार्गिनेला बोलते हैं, प्रोटीएस रेडगारी जिसको बोलते हैं प्रोविडेंशिया रेडगारी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा प्रोटीएस वल्गैरिस है, प्रोटीएस मिराबिलिस है। पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो ये नॉर्मली हमारे क्लोन का पार्ट होते हैं, सोइल और वाटर के अंदर भी मौजूद होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाते हैं ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ कोलोन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा स्पेसिफिकली वुमेन के अंदर। ठीक हो गया। एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वह यूरियस इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है क्योंकि यूरियस एंजाइम यूरिया को तोड़ने के बाद अमोनिया प्रोड्यूस करेगा जो पीएच को बढ़ा देगा, अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस करेगा और इस अल्कलाइन यूरिन के प्रोडक्शन होने की वजह से मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोवाइट। क्या बोलते हैं, स्ट्रोवाइट। ये स्टोन यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, एपिथेलियम को डैमेज कर देंगे और इसके अलावा नेक्स्ट इन्फेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। तो इनके जो साइन सिम्टम के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉमन है। ठीक है, ओके। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ये ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा मोटाइल होते हैं, स्वार्मिंग मोटिलिटी काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। फिनाइल एथाइल अल्कोहल के ऊपर ग्रो करेंगे तो इनकी स्वार्मिंग इनहिबिट हो जाती है जिसकी वजह से आप प्रोटीएस को पैदा कर सकते हैं। मैकॉनिकी एगर या इयोसिन मेथाइलिन ब्लू एगर के ऊपर डालोगे तो ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करते, लेकिन जो प्रोटीएस मिराबिलिस है, प्रोटीएस वल्गैरिस होता है, H2S प्रोड्यूस करवाता है जो कि बट को काला कर देगा। ठीक हो गया। लेकिन मोरगैनी और रेड गैरी ये प्रोड्यूस नहीं करते। जो प्रोटीएस मिराबिलिस है ये इंडोल नेगेटिव होता है, लेकिन बाकी वाले जो इंडोल पॉजिटिव होते हैं जिसकी वजह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सारे के सारे यूरियस पॉजिटिव होते हैं। ट्रीटमेंट हमारे किसी काम का नहीं है, प्रिवेंशन भी किसी काम का नहीं है। अब बात करते हैं सूडोमोनास। सूडोमोनास बहुत सारे इन्फेक्शन करवाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी का अगर होस्ट डिफेंस कम होगा तो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सेप्सिस है, निमोनिया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ओके, सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर ये क्रोनिक लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवा देगा। बर्न्स वाले पेशेंट के अंदर सेलुलाइटिस करवा देगा जिसको हम कह सकते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन। ओके, डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना करवा सकता है। और लास्ट लिखा हुआ है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तो उसके डिजीज को मैंने इस तरह से यहाँ पे समराइज कर दिया है। सूडोमोनास एरोजिनोसा का दूसरा नाम है बर्खोल्डोरिया एरोजिनोसा। सूडोमोनास केपेसिया का दूसरा नाम है बर्खोल्डिया सेपेसिया। सूडोमोनास माल्टोफिला का दूसरा नाम है ज़ेंथोमोनास माल्टोफिला। ओके, अब इसकी स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। सूडोमोनास ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं जो कि एंटीरियर बैक्टीरिया से के मेंबर को रिजेंबल करते हैं, लेकिन आपको सारे के सारे डिफरेंस मैंने बता दिए थे। पहली बात की एरोब होते हैं, अपनी एनर्जी ऑक्सीडेशन से डिराइव करते हैं ना कि फर्मेंटेशन से। नॉन फर्मेंटर होते हैं, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन नहीं करते होते, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव आते हैं। जो सूडोमोनास है ये वाटर के अंदर ग्रो करती है, स्पेसिफिकली ऐसा वाटर जिसके अंदर न्यूट्रिएंट के ट्रेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल टैप वाटर जिसकी वजह से हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर जाती है। सूडोमोनास एरोजिनोसा, सूडोमोनास सेपेसिया, इनके पास वाइड सेपरेट एक्टिविटी होती है। ये डिसइंफेक्टेंट को बर्दाश्त कर पाती है जिसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ये हेक्साक्लोरोफीन वाले कंपाउंड के ऊपर, सोप के ऊपर, एंटीसेप्टिक के ऊपर, डिटर्जेंट के ऊपर भी ग्रो करते हुए नजर आ सकते हैं। सूडोमोनास एरोजिनोसा जब ग्रो करता है तो दो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, पहला पायोसियानिन, दूसरा पायोवर्डिन। पायोसियानिन पस को ब्लू कर देगा, पायोवर्डिन येलो ग्रीन पिगमेंट है जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्किन इन्फेक्शन, कि अगर किसी का बर्न्स वाले पेशेंट है उनके स्किन इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना है तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर ये पिगमेंट एगर के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे और ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिलेगा जो वन सेकेंड इनकी आइडेंटिफिकेशन करवा देगा, क्योंकि सूडोमोनास वाइट स्पीशीज है सूडोमोनास की, सूडोमोनास एरोजिनोसा, जो कि ये पिगमेंट प्रोड्यूस करती है, स्पेसिफिकली पायोसियानिन। कुछ सूडोमोनास एरोजिनोसा की स्ट्रेन्स जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस करवा देती है तो उनके अंदर आपको स्लाइम लेयर देखने को मिलती है, ग्लाइकोकैलिक्स, जो वन सेकेंड इनको म्यूकॉइड अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। ये म्यूकॉइड अपीयरेंस आपको क्लेप्सिला में भी देखने को मिलती है। सूडोमोनास एरोजिनोसा सोइल के अंदर, वाटर के अंदर काफी ज्यादा अबंडेंट होता है और 10% लोगों के अंदर ये कोलोन की नॉर्मल फ्लोरा का भी पार्ट होता है। ओके, तो ये हमारी स्किन के ऊपर स्पेसिफिकली मॉइस्ट एरिया के ऊपर ज़्यादा होता है और ये हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को कोलोनाइज करेगा। ओके, अब सूडोमोनास एरोजिनोसा प्राइमरीली अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर, स्पेसिफिकली जिसके अंदर सीवियर बर्न्स हुए पड़े हैं या जिसका होस्ट स्किन का होस्ट डिफेंस बैरियर उड़ चुका है, या क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज है, सिस्टिक फिब्रोसिस है जिसकी नॉर्मल क्लियरिंग मैकेनिज्म खराब हो गया है, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है, एड्स वाला पेशेंट है, उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। इसकी पैथोजेनेसिस कुछ विरुलेंस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, एंजाइम। एंडोटॉक्सिन जिस तरह बाकी दो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो सेप्टिक शॉक करवा देती है, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक वगैरह करवा देती है। एक्सोटॉक्सिन के अंदर एक्सोटॉक्सिन ए है, टिश्यू के नेक्रोसिस करवाता है। ये प्रोटीन के सिंथेसिस करवा देता है बाय द आईडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2। प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। कुछ एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है इलास्टेज और प्रोटीएस जो कि हिस्टोटॉक्सिक होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म की इन्वेजन वगैरह करवा देते हैं। पायोसियानिन सिलिया को डैमेज कर देगा, म्यूकोसा सेल को डैमेज कर देगा। कुछ स्ट्रेन्स होती है सूडोमोनास एरोजिनोसा की जिनके पास टाइप 3 सिक्रेशन मैकेनिज्म है। जिनके पास टाइप 3 सिक्रेशन मैकेनिज्म होगा ये काफ़ी ज़्यादा विरुलेंट होते हैं क्योंकि जो टाइप 3 सिक्रेशन मैकेनिज्म है एक्सोटॉक्सिन को ट्रांसमिट कर देगा एडजेसेंट सेल के अंदर। ठीक हो गया, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन एंटीबॉडी के न्यूट्रलाइजिंग एक्शन से बच जाएगा। ओके, जो टाइप 3 सिक्रेशन मैकेनिज्म है इसको मीडिएट करने आने वाले कुछ ट्रांसपोर्ट पंप्स होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट पंप और 4 एक्सोटॉक्सिन के अंदर जो एक्सोटॉक्सिन एस है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली विरुलेंस होता है। ठीक हो गया। ओके, और इसका वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने एडीपी राइबोसाइलेशन करवानी है रास प्रोटीन की और ये साइटोस्केलेटन को डैमेज कर देगा। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर बात करते हैं तो क्लिनिकल फाइंडिंग में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, निमोनिया है, स्पेसिफिकली सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर वुंड की इन्फेक्शन है, सेलुलाइटिस होती है, बर्न्स वाले पेशेंट के अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है। स्पेसिफिकली जो मैकेनिकल वेंटिलेशन हो रही है, जो वेंटिलेटर के ऊपर लगे हुए हैं उनके अंदर निमोनिया हो सकता है। ब्लड वेंटर हो गया तो सेप्सिस करवा सकता है। स्किन में आ गया तो स्किन के ऊपर ब्लैक नेक्रोटिक लीजन करवा देगा जिनको बोलते हैं एक्थीमा गैंग्रीनोजम बोलते हैं। ओके, एक्थीमा गैंग्रीनोजम बोलते हैं। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी हो सकता है, स्किन की लीजन हो सकती है, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, हॉट टब्स के अंदर लीजन्स वगैरह यानी हॉट वाटर बाथ लेने से लीजन्स हो सकती है जिसको बोलते हैं हॉट टब फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर आप क्लोरिनेशन नहीं करते। फाइनली बोन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, स्पेसिफिकली जब पंक्चर वुंड्स होते हैं थ्रू द सोल ऑफ जिम फूड या जिम शोज। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोपी को छोड़ने के बाद आप क्या कर दोगे, कल्चर वगैरह करोगे मैकॉनिकी एगर के ऊपर, यूसिन मिथाइलिन ब्लू के ऊपर तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देखने को मिलती है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव आता है। अगर ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट होगा तो आपको मेटालिक शीन देखने को मिलती है। ठीक हो गया, कपल्ड विद द ब्लू ग्रीन कलर ऑन द न्यूट्रिएंट एगर और आपको स्मेल भी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं फ्रूटी अरोमा। ठीक है, फ्रूटी अरोमा देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट हमारी किसी काम का नहीं है, प्रिवेंशन भी हमारी किसी काम का नहीं है। ओके, तो हमने तकरीबन ये क्लेब्सिला, एंटीरोबैक्टर, सेरेशिया ग्रुप कवर कर लिया है, प्रोविडेंसिया, प्रोटियस, मार्गेनिला और इसके साथ सूडोमोनास इसको खत्म कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।